जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के कुछ क्वेश्चंस को। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें रखे हुए हैं जो हाल ही में एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। वितरक न्याय की संकल्पना, इसको सबसे पहले किसने कहा था, या सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में? तो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जिसने बात की थी वो प्लेटो थे। ओके, उसके बाद जो इनके जो शिष्य थे, जो अरस्तु थे, उसके बाद उन्होंने इसके बारे में बताया था कि न्याय कैसा होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए थे इसमें नाम सिर्फ अरस्तु का था, इसीलिए मैंने जो है अरस्तु लगाया। यहां पर प्लेटो होता तो मैं पहले प्लेटो लगाता। वैसे प्लेटो, या जिनका एक और नाम आपने सुना होगा अफलातून, ये यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे और इनके जो गुरु थे उनका नाम सुकरात था, ठीक है, और इनके जो शिष्य थे वो एरिस्टोटल थे, यानी अरस्तु थे। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? चार ऑप्शन दिए हैं, इंदिरा गांधी हत्याकांड से, चीनी घोटाले से, जनसंख्या नीति से, या काकोरी कांड से। इसका करेक्ट आंसर है जनसंख्या नीति से। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। देखिए, फैमिली प्लानिंग स्टार्टिंग से ही हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद से ही जो है जनसंख्या के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा। बेसिकली 1993 में यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक ग्रुप इन्होंने बनाया, स्वामीनाथन कमिटी, जो पॉपुलेशन पॉलिसी को जो है वो क्या करेगी, पॉपुलेशन से रिलेटेड जो है पॉलिसी बनाने वाली है। 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत फेमस नृत्य है ये। जो नृत्य है ये राजस्थान का है। 13 ताली नाम से समझिएगा कि शिव के ताल और पार्वती के लय से ये जो ताल शब्द बना है और इसी से जो है 13 ताली जो नृत्य है इसका नाम मिलता है। कामड़ जाति की जो स्त्रियां हैं शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर इस नृत्य को करती हैं। गुजरात कह रहा हूं, गुजरात के कुछ हिस्सों में, राजस्थान में बेसिकली ये नृत्य होता है, ये लोक नृत्य होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या सीजियम। इसमें से करेक्ट आंसर है सीजियम। इन चारों में सबसे ज्यादा जो क्रियाशील धातु तत्व है वो सीजियम है। वैसे मैं आपको बता दूं, सीजियम जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे ये क्या रहता है, लिक्विड कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड कंडीशन में देखने को मिलेंगे, द्रव्य अवस्था में देखने को मिलेंगे? तो वो है ब्रोमीन और मरकरी। और सीजियम के अलावा फिर रूबिडियम, इसके बाद फ्रेंसियम और गैलियम नाम जो है यहां पर दिया हुआ है। भारत में एगमार्क एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1937 में। भारत में जो एगमार्क एक्ट है 1937 में लागू किया गया था। एगमार्क ये एक प्रमाण चिन्ह है, एक चिन्ह की तरह होता है जो भारत में कृषि और जो खाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसे दालें हो गई, अन्न हो गई, जो खाने वाला जो तेल होता है, फल है, सब्जियां हैं, इन सब उत्पादों के ऊपर ये एगमार्क का साइन लगाया जाता है। और जिस प्रोडक्ट के ऊपर एगमार्क का साइन लगा होता है, हम ये मानते हैं कि वो कुछ स्टैंडर्ड्स को उन्होंने क्रॉस किया होगा तभी उनके ऊपर लगा है, अदरवाइज ये नहीं लगता। 1937 में इसको बनाया गया था इस एक्ट को, और 1986 में इसमें संशोधन किया गया था। माइकल शुभाकर का संबंध किस देश से है? चार ऑप्शन दिए हैं, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। एक काम करते हैं, आपको मैं इसकी फोटो दिखा देता हूं, माफ करिएगा, इनकी फोटो दिखा देता हूं। इनकी फोटो के साथ ही आंसर भी आ गया, जर्मनी इसका करेक्ट आंसर है। जर्मनी ये F1 फॉर्मूला रेसिंग जो है करते हैं ये, और ये रिटायर्ड हो चुके हैं, अब ये रेसिंग नहीं करते हैं। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी का नाम कोपेनहेगन है। यहाँ की कैपिटल का नाम कोपेनहेगन बता दिया। करेंसी है डैनिश क्रोन चलती है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ पर महारानी है जो राज करती हैं, मार्गरेट सेकंड ऑफ डेनमार्क उनका नाम है। पॉपुलेशन लगभग 60 लाख और ऑफिशियल लैंग्वेज डैनिश है। विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को, जी हाँ, हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? काले धन को क्या करना है, काले धन से मुक्त कराना है देश को, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का नाम क्या है? तो चलैया समिति नाम था इसका, ठीक है, राजा चलैया। वैसे आपको बता दूं कि जो राजा चे चलैया हैं वो भारत में कर सुधारों के पिता माने जाते हैं, द फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स माने जाते हैं। और ये जो चलैया आयोग है, जो समिति है, इसको 1993 में बनाया गया था। सरकार को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें समिति ने टैक्स दरों के सरलीकरण की सिफारिश की थी। डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है फिलाटेली। एक ऐसा व्यक्ति जो डाक के टिकट को इकट्ठा करता है, काफी पुराने नए जो भी है इकट्ठे करता है, तो वो जो उसका शौक है उसको बेसिकली हम क्या कहेंगे, तो उसको फिलाटेली नाम से जाना जाता है। जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1772 में। 1772 में जिला कलेक्टर पद जो है सबसे पहली बार जो है लाया गया था।
मेरा वतन ये एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है विष्णु प्रभाकर। मेरा वतन नामक जो पुस्तक है विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। ये असल में एक कहानी है। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ कहानी, कुछ बुक्स लिखी हैं, जैसे संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, खिलौने, और इसके बाद आदि और अंत, और यात्रा वृत्तांत इनकी काफी फेमस है, जमुना गंगा के नहर में। अब हम बात कर रहे हैं गोल्ड पर्वत की, थोड़ा सा आ जाते हैं, ज्योग्राफी भी देख लेते हैं भाई। तो गोल्ड पर्वत कहां पर अवस्थित है, किस देश के अंदर है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। गोल्ड पर्वत अमेरिका में अवस्थित है। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? देखो कई बार जो है ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो काफी हंसाते हैं। असल में नेपाल में अभी तक तो 2 ही राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है। एक है रामवरण यादव जी और दूसरे हैं विद्या देवी भंडारी जी, महिला हैं। नेपाल की प्रथम राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करूंगा तो विद्या देवी भंडारी हैं, और जो सबसे पहले राष्ट्रपति हैं वो रामवरण यादव जी हैं। रामवरण यादव जी ये बने थे 2008 में नेपाल के राष्ट्रपति, और इनके बाद जब ये इन्होंने अपना पद त्याग दिया 2015 में, तो 2015 में जो है इन्होंने विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल की राष्ट्रपति चुनी गई। अच्छा, इनका संबंध ध्यान रखना कि जो रामवरण यादव जी हैं इनका संबंध जो है नेपाली कांग्रेस से है, जबकि विद्या देवी भंडारी जी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से संबंध रखती हैं। बक्सा बाग परियोजना ये भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। बक्सा बाग परियोजना ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक पुस्तक है जिसका नाम है द व्हाइट टाइगर, इसके नाम पे आपने एक मूवी भी देखी होगी। इसको किसने लिखा है? इसका करेक्ट आंसर है अरविंद अडिगा। देखो ऑप्शन देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, अरविंद पनगढ़िया, अरविंद घोष, अरविंद अडिगा और अरविंद घोषाल। आदमी तो कंफ्यूज है, अरविंद तो पता था लेकिन ये बाकी सरनेम नहीं पता था। अरविंद अडिगा जी हैं। अच्छा, अडीग बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में अडीगा हो जाता है, इसलिए अडीगा बोलते हैं। ये इनकी सबसे पहली डेब्यू नॉवेल थी द व्हाइट टाइगर 2008 में। इसके चलते इनको बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं कि ये चौथे ऐसे भारत में जन्मे इंडियन हैं जिन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले थे सलमान रुश्दी, इसके बाद अरुंधति राय, और इसके बाद किरण देसाई, और फिर चौथे हैं हमारे अडिगा जी। बौद्ध स्थल ताबो मठ ये किस राज्य में अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। बौद्ध स्थल ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। वैसे मैं देख के आया हूं, बहुत शानदार जगह है, आपको भी जाना चाहिए यहां पर। भूटान देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है तीरंदाजी। भूटान देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। अच्छा, यहां पे मेरा एक छोटा सा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपको बताना है, और कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं मुझे। क्रिकेट मत लिखिएगा, क्रिकेट नहीं है। ओके, इलाहाबाद स्तंभ इसका शिलालेख इसको किसने लिखा था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को लिखने का काम हरिशेन ने किया था। अच्छा, कहीं जगह, कुछ जगहों पर हमें हरिशेन देखने को मिलता है, कुछ जगहों पर जो है हमें हरिसेन मतलब सा मिल जाता है, तो देखना वो हरिशेन ही है। हम 4वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, ये तब से संबंधित हैं। हरिशेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और मंत्री थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश से संबंधित हैं, उनकी राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय ये कहां पर अवस्थित है? करेक्ट आंसर है देहरादून। देखो इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूं भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ऊपर। वो लोग जो जानना चाहते हैं कि इसके अलावा भी कोई चैनल है जहां पर हमें कुछ और जो इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल जाए, वो देखना चाहते हैं, जैसे स्पेशली मैथ्स की अगर मैं बात करूं कि मैथ्स बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो, और दूसरा कि जिन्हें जीके पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में जाते हैं, मेंशन करते हैं कि सर मुझे जीके और मैथ्स के लिए अलग से वीडियोस देखनी है, चैनल चाहिए, मुझे जानना है, तो मैं आपको वहां पे लिंक सेंड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? नई औद्योगिक नीति, ये 1991 की बात कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी तक 1947 के बाद हमारे देश में टोटल 6 बार जो औद्योगिक नीति है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसको घोषित किया जा चुका है। 1948 में, 1956 में, 1977 में, 1980 में, 1990 और 1991 में। बर्लिन की दीवार, अच्छा बर्लिन है कहां पर भाई? जर्मन में है, जर्मन बोल रहा हूं, जर्मनी में है। और इसकी दीवार किस वर्ष नष्ट कर दी गई थी? तब क्या था कि जो जर्मनी था वो 2 पार्ट में था, ओके। उसके बाद ये बर्लिन की जो दीवार है उसको तोड़ दिया गया था, 1989 में तोड़ा गया था, ओके। डेट की बात करूं तो 9 नवंबर 1989 में इसको तोड़ दिया गया था और जर्मनी का एकीकरण किया गया था। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? हमारे देश का जो संसद भवन है, जो कि कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है, ये किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? 1927 में बनकर तैयार हुआ था। एक नारा है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये किसने दिया है? इसका करेक्ट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का जो नारा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिया है।
श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? यहां ऑप्शन दिया है पेट्रोलियम। देखो पेट्रोलियम को तो भाई ये जो ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि जमीन से जब निकाला जाता है तो पेट्रोलियम पूरी तरह से काला होता है, उसके बाद फिर पेट्रोल डीजल सब में वो अलग अलग होता है, लेकिन फिलहाल तो काला ही होता है। कैरोसिन, नहीं ये भी नहीं हो सकता। कपास। श्वेत कोयला क्यों बोलेंगे भैया? कोयला जो होता है वो क्या करता है, एक तरीके से एनर्जी देता है। कपास तो कहीं से एनर्जी देने का काम नहीं कर रहा है। जल विद्युत, बिल्कुल श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। ओके, ज्वाला गट्टा ये किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? चलिए काम करिए, फोटो देख लीजिए, फोटो देख के आप बताइए मुझे। जब मैंने पहली बार इनकी पिक्चर देखी थी तब मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये सच में जो है, मुझे तो लगा था एक्ट्रेस वगैरह है, लेकिन बाद में पता चला ये बैडमिंटन खेलती हैं, बहुत शानदार बैडमिंटन खेलती हैं ज्वाला गट्टा जी। पीपल्स डेली ये एक समाचार पत्र है, ये किस देश से संबंधित है? विकल्प में दिया है अमेरिका, कनाडा, जापान और चीन। वैसे भी आप लोग ध्यान रखा करो, थोड़ा सा नाम वगैरह जो है ना वो किसी देश के साथ हो सकता है, राजनीतिक पार्टी वगैरह से संबंधित हो। पीपल्स चीन में है ना पीपल्स, तो ध्यान रखना, ये इसका करेक्ट आंसर है चाइना। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक हैं ये, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक हैं। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो सबसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए, तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होता है? वैसे सबसे पहले तो जान ही बचानी चाहिए, लेकिन ठीक है, वहां पे हम भार चेक करेंगे कि वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। देखो क्या होता है ना, शून्य हो जाता है, क्योंकि लिफ्ट की डोरी टूट गई तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो वो तो भैया जमीन से थोड़ा सा ऊपर हो ही गया, पूरी तरह से क्या हो जाता है उस टाइम पे, आभासी मतलब जो व्यक्ति का जो भार होता है वो पूरी तरह से जीरो हो जाता है, क्योंकि इतनी स्पीड से ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है? फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व जो है वो क्या है? फ्लोरीन है। F इसका जो है सिंबल है, 9 इसका एटॉमिक नंबर है और 19 इसका एटॉमिक वेट है। किमोनो ये किस एशियाई देश का परिधान शैली है? देखो मैं अगर आप इसकी मैं अगर आपको पिक्चर दिखा दूंगा ना तो आप जान जाओगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं आंसर के साथ। पहले आप बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान या रूस? किमोनो कहां चलता है? ये किमोनो चलता है, आपको कहां मिलेगा? जापान में देखने को मिलेगा। डॉक्टर पी रामाराव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका करेक्ट आंसर है रक्षा। डॉक्टर पी रामाराव का संबंध रक्षा से है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर हुए, 1995 से लेकर 2012 तक उन्होंने दिल्ली के मेट्रो के महानिदेशक के रूप में काम किया। नाम था इनका श्रीधरन, पूरा नाम बताऊं तो ई श्रीधरन। इन्हें भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हें 2001 में पद्मश्री से और 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर है भूटान। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली बार जो है सिगरेट्स वगैरह के ऊपर, मतलब स्मोकिंग के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला इकलौता देश जो है हम देखेंगे वो भूटान है, सबसे पहला देश है असल में। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहां पर अवस्थित है? करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर में। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर में स्थित है। मोहन धारिया समिति किससे संबंधित है? वाटरशेड विकास से। देखो ये समितियां ना बहुत परेशान करती हैं। कमेंट सेक्शन में जाके अगर आपको जानना है कि सर स्पेशली आप एक काम करिए ना, एक वीडियो ही बना दीजिए समितियों के ऊपर, जो ये बता दे हमें कि हम समिति देख लें और इसके बाद वो किससे संबंधित है वो देख लें, और शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे हम इजीली उसको याद कर लें, बता देना। उससे रिलेटेड मैं आपको जो है एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मोहन धारिया समिति जो है ये वाटरशेड विकास से संबंधित है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन नामक जो पुस्तक है एडम स्मिथ ने लिखी है। उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को। उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इरेडा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका फुल फॉर्म यदि आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बीमा है। इरेडा का संबंध बीमा से है। दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? इसका करेक्ट आंसर है गोरला रोहाणी जी। इन्होंने एनवी रमणा का स्थान लिया था, तब की बात कर रहा हूं 2014 में। अब तो एनवी रमणा जो है ये भी रिटायर हो गए, जो चीफ जस्टिस की प्लेस से भी रिटायर हो गए। ओके, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है यार तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना उनके साथ शेयर जरूर कर दो इसको, ताकि उनके लिए हो जाए बेनिफिट। और मेनली चीज ये है कि भाई रिवीजन सबसे ज्यादा चाहिए होता है, तो इस तरीके की वीडियोस क्या करती हैं, 15 मिनट की तो वीडियो है मुश्किल से। ओके, तो मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूं। आपके क्या व्यूज हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए। मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।